केमिकल एनर्जी, एनर्जी possessed by matter due to its chemical nature। जैसे सेल में कोई एनर्जी होगी तो वो किस वजह से होगी? ड्यू टू इट्स केमिकल नेचर की वजह से होगी। ड्राई सेल या कोई भी सेल, बैटरी है, घड़ी का सेल हो, तो इन सब में जो एनर्जी वो किसकी वजह से? केमिकल नेचर की वजह से। एनर्जी possessed by substance, substance due to its chemical nature। इसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज बैटरी। बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। कोई भी ड्राई सेल हो गया उसमें भी केमिकल एनर्जी होगी। नेक्स्ट, साउंड एनर्जी क्या होती है? ठीक है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। एनर्जी possessed by particles due to its vibration। कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही हो तो उसमें क्या होगा? तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी बताइए? साउंड एनर्जी। एनर्जी possessed by, किसी में भी अगर एनर्जी हो वाइब्रेशन की वजह से तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे? साउंड एनर्जी कहेंगे। सर आज मेरे को 5:30 बजे जाना होगा। 5:30 बजे क्यों जाना? सर वो स्कूल वाले एनसीसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं परेड में, तो उसके लिए जाना है। जैसे ये हमारे पास देखो ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ट्यूनिंग फॉर्क में ये जब इसके फॉर्स वाइब्रेट करेंगे, आ रही मैम, आ रही, 2 मिनट, हाँ आ रही, देखो टेबल की वजह से जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। क्या पढ़ते सर? बस केमिकल एनर्जी। बदल रहे हैं थोड़ा, अभी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये तुमको पता चल गया। वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी किसी में होती है उसे क्या कहेंगे? साउंड। साउंड एनर्जी। जैसे कि आपने ट्यूनिंग फॉर्क में देखा। चलो कुछ पेपर दिए थे। एनीथिंग विच वाइब्रेट्स, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चाहे सिंबल्स ले लें, अगर सिंबल्स भी हैं तो ये भी बजेगा तो क्या होगा? इसमें भी आवाज होगी। तो किसी भी चीज में, या ये दैट इज रिंगिंग बाउल, इसको भी बजाएंगे तो क्या होगा? आवाज आ रही है? देखो तुमको वाइब्रेशन फील भी हो रहा होगा।
आप कह सकते हैं भाई इसमें साउंड एनर्जी है वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। अब आगे बढ़ो। वैसे लद्दाखी लोग इसको बजाते हैं ये बारिश होने के लिए ना, बुद्धिस्ट लोग ऐसा। तो साउंड एनर्जी आपको समझ में आ गई। जो ये सेंसेशन है इट इज रिसीव्ड बाय अवर ईयर्स और उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होते हैं, वो हमारे ब्रेन को बता देते हैं कि क्या चीज प्रोड्यूस की जा रही है। लाइट एनर्जी क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी समथिंग। जब हमारी आंखों में कोई चीज पड़ती है तो वो लाइट एक एनर्जी है जिससे हमारे आंख के पीछे एक रेटिना है। तो रेटिना में क्या होता है बताइए? जब आईज में पीछे में ये देयर इज ए रेटिना, क्या होता है? तो आंखों में जब कोई चीज रोशनी पड़ती है, आईज है, तो यहाँ पीछे के रेटिना में सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। क्या चीज प्रोड्यूस होगी? सेंसेशन। और फिर वो ब्रेन उसे डिटेक्ट कर लेगा कि इन्होंने क्या देखा। ओके, तो लाइट क्या है बताइए? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see something. लाइट एनर्जी हो गई। और कौन सी एनर्जी बाकी है? साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी बाकी देख लो। और कोई बची है? अब न्यूक्लियर एनर्जी बची। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लो। ठीक है, व्हेन चार्जेस फ्लो, ठीक है, देन इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी या करंट। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट आ जा रही है तो क्या है? इसी से ही तो हमारे बल्ब और ये सब चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बताइए? सो एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी, किसकी वजह से बोलो? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए किसी एक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हो, तो क्या उनके चलने से एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी? और इसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कहेंगे? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज है? When heavier atoms split, यूरेनियम टूट जाए, तो अगर यूरेनियम टूटता है तो इट इज यूरेनियम 19, इसका 92 इसमें प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 92 प्रोटॉन। और अगर ये टूट जाए तो किन दो चीजों में टूटेगा? छोटे छोटे हल्के एटम्स में टूटेगा। लेट अस सी दिस। यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू, देखो अब अगर ये दो चीजों में टूटेगा, एक बेरियम में जिसमें 56 प्रोटॉन होंगे और एक क्रिप्टॉन में जिसमें 36 प्रोटॉन होंगे। देखो इसको टोटल करके देख लो, ये होगा सही है। और इसमें बहुत एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज्यादा एनर्जी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब भी, कहने का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मतलब है? यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटे, इलेक्ट्रॉन तो आते जाते रहते हैं। तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तभी तो आयंस बनते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सेंटर में जो न्यूक्लियस ना वो टूट जाए,
So when nucleus of heavier atoms is split into lighter atoms, किसमें टूट गया बताओ? Two lighter atoms, then it releases lot of energy, and that energy is called nuclear energy. This energy is used to make atom bomb. वो क्या बनाने के काम में आता है? ठीक है, ये प्रिंसिपल है. अदरवाइज इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे बम्बई और इन सब की बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रही, वहाँ इसी एनर्जी से पूरी बॉम्बे को बिजली दी जा रही. वहाँ कभी लोगों ने पूरे जन्म में लोड शेडिंग देखी ही नहीं कि लाइट कभी 1 मिनट के लिए गई हो. उनसे पूछो कि क्या होता है, मालूम ही नहीं, लोड शेडिंग होती ही नहीं. सही है. तो क्या लिखे बताओ? न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग. ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा न्यूक्लियस टूट जाए. एक और भी चीज है, छोटे न्यूक्लियस मिल जाए तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अच्छा, ये टूटने को क्या कहते हैं बताओ? फिजन. क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन. देखो इस चीज को, ब्रेकिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस, इस चीज को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजन. रोज आओ, या तो टाइम से नहीं तो छोड़ो, अपना हिसाब कर लो. आजा, कल भी तुम नहीं आई हो, ना मार्क्स लाती हो ना आती हो. चलो, ब्रेकिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियस, किसमें है न्यूक्लियस है, किसमें टूटना? इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्यों कह रहा हूं? जब एक से ज्यादा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाई. ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है. इस कॉल्ड, सेंटेंस पूरा करो रोहित. करेक्ट, वही उन्होंने बोला है भाई, वो तेज हैं. ठीक है, इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फ्यूजन समझो. अब क्या, ये तो नाभिकीय विखंडन है, लेकिन नाभिकीय संलयन भी तो समझो, जुड़ जाए. कभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाए और मिल के क्या बना ले बोलो? H2. हीलियम. बड़ा है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? मैं इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटर में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है. बात असली किसकी है? प्रोटॉन की. वो तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने, उससे इतनी एनर्जी नहीं होती. तो 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसको क्या कहेंगे? When lighter nuclei come together, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, 10 to the power 7, 100 लाख केल्विन का. ये सन में ही संभव और कहीं होता है, सन में होता है. वहाँ हाइड्रोजन है, पूरा सन हाइड्रोजन है और धीरे धीरे जुड़ जुड़ के हीलियम बनता है. हर स्टार में यही काम होता है. When lighter nuclei, ठीक है, come together and fuses with it, आपस में क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए. और फ्यूज होने के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके किसमें फ्यूज होगा? हीलियम. और हीलियम मिल जाए तो किसमें फ्यूज होगा? बताओ. हीलियम, जैसे तो हीलियम मिल जाए तो 2 प्रोटॉन मिले तो कितने किसमें जुड़ जाएंगे? तुरंत बेरिलियम. और इसी तरीके से बेरिलियम जुड़े तो ऑक्सीजन बन जाए, और ऑक्सीजन जुड़े तो सिलिकॉन. ये धरती सिलिकॉन समझो, सन से बनी. कहा हाइड्रोजन और बन गया सिलिकॉन. अब तुम्हें समझ में आया? सन का ही टुकड़ा, लेकिन फ्यूजन होकर हाइड्रोजन से बना हीलियम, हीलियम से बना बेरिलियम, बेरिलियम से बना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या बन गया? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. समझ में आ गई बात आपको? तो दूसरी चीज क्या बताई गई कि when lighter nuclei fuses with each other, क्या करते हो? Fuses with each other at high temperature, then also large amount of, इससे कई गुना ज्यादा, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ऐसा सन में हो रहा है. When lighter nuclei fuses with each other, then
it produces large amount of energy. न्यूक्लियाई की बात करिएगा, एटम की बात ना करिएगा. It is called न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब है जुड़ जाना. कभी तुमने देखा है क्लासिकल म्यूजिक और जो बहुत ज़्यादा लाइट म्यूजिक या फॉक म्यूजिक का फ्यूजन कर दिया जाता है? ऐसे संगीतकार होते हैं नहीं, मिला के एक नया गाना, उसको कहते हैं फॉक म्यूजिक. तो कोई चीज़ है क्लासिक का नए वाले के साथ, डिस्को के साथ फ्यूजन करती है, तो फॉक हो गया. फ्यूजन का मतलब जोड़ दें. एंड व्हाट डज इट मीन बाय न्यूक्लियर एनर्जी? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. या टूटने से या जुड़ने से, न्यूक्लियस के जुड़ने से, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर. तो ये हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन. तुम्हें आगे वहां से न दिखता तो आगे आ जाओगे, तुम दोनों यहाँ भी बैठ सकते हो. उधर से दिखता है, मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होती तो आगे आया. चलो अब आगे देखो. व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन. ये जो भी मैंने रिएक्शंस दिखाई हैं, ये दोनों रिएक्शंस कौन सी हैं? ये दोनों ही रिएक्शंस हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज या तो फिजन हो जाए या फ्यूजन, इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली संयंत्रों में जहां पर बिजली बनती है, और न्यूक्लियर बॉम्ब और डिवास्टेटिंग, ये दोनों काम कर सकते हैं. ऐसा आगे देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क. अगला टॉपिक आओ, दैट इज 10.3 टॉपिक. रेट ऑफ नाउ rate of doing work is called power. Is called power. कहने का मतलब है कि एक सेकंड में जितना कोई काम करे, that is work upon time. जब टाइम से डिवाइड कर दिया जाता तो कोई चीज रेट हो जाती. वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. इसका दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो भी तो पावर हुई. कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. मान लीजिए कि दो लोग स्टेयर चढ़ते हैं, एक मोहजीत और एक आरिश, और दोनों 40 किलो के ही हैं. ठीक है, दोनों ही सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अब जरा देखो, तो दोनों 40 kg के हैं और g की वैल्यू 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो मोहजीत है, मोहजीत 10 सेकंड में चढ़ जाता है, और जबकि आरिश 5 सेकंड में ही चढ़ जाते हैं, यहाँ से जो सीढ़ी चढ़ते हैं. तो आरिश की क्या कैपेसिटी है? 5 सेकंड. तो मुझे ये बताओ आप, अगर दोनों ही 40 kg के हैं और ये जो सीढ़ी की ग्राउंड से हाइट ये
2 मीटर है, ठीक है। वैसे 3 मीटर, ये एक मंजिल तो होती है 3 मीटर है, तो कितनी ऊंची है सीढ़ी? ये 3 मीटर है, तो इतनी तो सीढ़ी होगी, एक मंजिल तो चढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो सीढ़ी की हाइट ग्राउंड से कितनी है बताइए? 3 मीटर। तो ये मुझे बताओ कि किसने निखिल ज्यादा काम किया? सर जो 3 मीटर नहीं, तो वो उसी सीढ़ी को दोनों चढ़े, दोनों इसी सीढ़ी को चढ़े, और दोनों ही 40 किलो में। हाँ, ये 10 सेकंड में चढ़ लेता है, ये 5 सेकंड। किसने ज्यादा काम किया? सर जो 10 सेकंड वाला। 10 सेकंड वाले ने ज्यादा। रोहित, किसने ज्यादा काम किया? दोनों ने ज्यादा काम कर लिया, बराबर काम। अच्छा, ये चेक करें। अच्छा, ये बताइए, जब दोनों सीढ़ी चढ़ते हैं तो मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, अपनी मसल से अपनी बॉडी के वेट को ऊपर रखते हैं, तो बोलो वो कितना फोर्स लगाते हैं? ये मोजिद कितना फोर्स लगाता है? 400 न्यूटन। क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है बताओ? इसका खुद का ही वेट नीचे, वेट किसके इक्वल है? mg। तो ये अपना मस्कुलर फोर्स ऊपर लगाएगा तभी चढ़ सकेगा, तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अपने ही वेट के बराबर। तो वेट का जरा फार्मूला लगाओ, 40 × 10, तो 400 न्यूटन का इन्होंने मस्कुलर फोर्स लगा लिया। अच्छा, 3 मीटर। अब वर्क डन निकालो। वर्क डन पहले के केस में बताओ, मोजीद के केस में क्या होगा? वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो है करेक्ट। इन्होंने 400 न्यूटन लगाया और कितनी हाइट चढ़े? 3 मीटर। 3 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है? ऊपर ही तो जा रहे हैं, तो दैट इज 3 का डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो गया? कितना जूल हो गया? सेकंड केस में देखो, आरिश ने कितना किया? अच्छा, इसका भी वेट उतना ही है, तो इसका वेट कितना है? 40 kg और 10 इसमें जी लग गया। 400 न्यूटन तो नीचे लग रहा है, अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अपने वेट के बराबर। 400 न्यूटन का इसने फोर्स लगाया, 3 मीटर की सीढ़ी इसने भी चढ़ ली, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 400 न्यूटन का फोर्स और 3 मीटर की सीढ़ी, तो 1200। तो काम तो दोनों ने बराबर किया, लेकिन बोलो पर सेकंड किसने कितना काम किया? पावर की बात है। 3 सेकंड। तो पावर क्या होता है बोलो? W/T। इसको W बोला जाएगा, इसको T बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा? P। तो P इज W/T। तो 1200 जूल, और ये कितने सेकंड में चढ़ा? तो इसकी पावर कितनी हुई? 120। ठीक है, 120 जूल पर सेकंड। क्या बोलोगी? अगर आप जूल पर सेकंड ना बोलना चाहो तो जेम्स वॉट के नाम पे इसे वॉट है, क्योंकि इसको जेम्स वॉट ने डिफाइन किया। उन्होंने इंजन का आविष्कार किया था और पावर को डिफाइन किया। अच्छा, अब हम आरिश की भी पावर देख लें ना। तो यहाँ पावर क्या हुई? W/T। 1200 जूल आरिश ने चढ़ा, और ये 5 सेकंड में ही चढ़ गए, तो इनका कितना आया? 240। तो 240 जूल पर सेकंड, यह भी क्या कहा जाएगा? तो यहाँ लिखा जाएगा आरिश हैज शोन मोर पावर देन मोजीद। दोनों बात तुमको समझ में आ गई कि पावर क्या चीज होती है? अब जरा देखें, वर्क डन तो तुम्हें मालूम ही था, पर सेकंड में बस तुम उसे टाइम से डिवाइड कर दो तो तुमको पावर का पता चल जाएगा। नाउ so Arish has shown more power। अच्छा, जबकि तुमको ये मालूम है कि पावर W/T है, और ये चीज इसकी यूनिट क्या है? ये जूल में होता है और ये सेकंड में होता है, तो इसलिए यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड और वॉट। जब वॉट लिखो तो ये कैपिटल मत लिखना, पूरा लिखो तो ये छोटा, और अकेले लिखो तो
ऐसे ही न्यूटन में भी कहा जाता है, न्यूटन पूरा लिखते हैं तो छोटा अकेले लिखते हैं, सही है। जूल में भी यही करते हैं। चलो 1 वॉट को डिफाइन करो अभिनव। If 1 joule of work done in 1 second time, हाँ then the power is 1 watt. सही है। इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन, ठीक है, इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ दैट डिवाइस जो वो काम कर रही है इज 1, उसे क्या कहेंगे? अब मेरे पास पेन तो नहीं, कोई बेचेगा तो तुमको दे देंगे, भाई तुमने बता दिया। अब आगे की बात, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? पावर के बारे में सोचो, वर्क 1 जूल हो और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? ओके, अब आगे देखें ना, उसी के ठीक नीचे लिखा है, देखो 1 किलोवाट कितना होता है वो भी तो देखो। 1 किलोवाट अब कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट इट इज 1000। आप चाहें 1000 वाट को उन्होंने 1000 जूल पर सेकंड लिखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। एग्जांपल 10.7 देखें, किसी भी चीज जैसे किलोग्राम, किलो का मतलब है 1000 टाइम्स। किलो कोई चीज नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मेगा, जब मैं मेगा कहूं तो तुम कहना 10 लाख टाइम्स। मैं कहूं तुमसे 1 मेगावाट तो तुम क्या कहोगे? 10 लाख कितना होता है? 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 वाट मेगा। मेगा समझ गए? और मैं तुमसे कहूं कि किलो क्या होता है? 1000 गुना 1000 टाइम्स। तो मैं कहूं कि 1 किलो वॉट तो 1000 टाइम्स ऑफ 1 वॉट। इसका मतलब क्या होता है? 1000 टाइम्स ऑफ 1 वॉट। तो 1 वॉट का 1000 टाइम्स कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। अगर मैं तुमसे कहता हूं 1 किलोग्राम, तब तुम क्या समझोगे? 1000 टाइम्स ऑफ 1 ग्राम तो कितना हो जाएगा? बोलो, बात तुम्हें समझ में आ गई? और अगर मैं तुमसे कह दूं 1 किलो सेकेंड, तब तुम क्या समझोगे? 1000 टाइम्स ऑफ किसका? 1000 टाइम्स 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मैं तुमसे 1 किलोमीटर कहूं, तब तुम क्या समझोगे? तो जब भी किसी चीज में किलो लगा हो, तुम 1000 बिना सोचे समझे लगा दो, और किसी में मेगा लगा हो तो क्या कर दो? 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6 लगा दो। अगर मैं तुमसे हेक्टो बोलूं, तब तुम क्या करोगे? जैसे ये देखो, 1 किलोमीटर मैं बोल रहा हूं, तब तुमने क्या किया? 1000 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? और अगर मैं हेक्टो बोलूं, तब तुम क्या समझते हो? 100 टाइम्स। तो वास्तव में ये चीज ऐसे याद रख लो, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। किलो तुम्हें समझ में आ गया? हेक्टो देखो, हेक्टो अगर मैं कहूं 1 हेक्टोमीटर, तब तुम क्या समझोगे? 100 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, सही है? और हेक्टोग्राम का क्या मतलब समझते हो? ऑफ 1 ग्राम। ये किसी भी चीज में लगने वाली सफिक्स है, जरूरी नहीं कि मीटर और उन सब में, सही है? लेकिन डेका तुम क्या समझते हो? 10 टाइम्स। जब किसी चीज में डेका लगाओ, डेका तो 10 टाइम्स, तो 1 डेका मीटर क्या हो जाएगा?
1 डेकामीटर, तो 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर 10 मीटर। ग्राम की तो यूनिट है, इसको मैंने कहा 1000, 100, 10 और 1, क्योंकि 1 ग्राम इज 1 ग्राम, उसमें थोड़े है। अब उल्टा चलो, 1/10, 1/100, 1/1000, सही, ये मिलीग्राम एक। तो मैं कहूं 1 डेसीग्राम क्या होगा? डेसी को डीसी बोला जाता है, तो इट इज 1/10 टाइम्स। और सेंटी को क्या कहा जाएगा? 1/100, और मिली 1/1000 टाइम्स। अब जरा देखो 1 डेसीमीटर भी आप देखें क्या होता है। वो तुम्हारी बात सही थी, वो एलएसए होता है। एलएसए की बात आप समझो। एलएसए क्या चीज होती है? टॉप और बॉटम को छोड़कर जो बसता है उसे एलएसए कहते हैं। तो इसका टॉप एक पॉइंट और ये बॉटम है, कोण में भी एलएसए होगा। और एलएसए की वैल्यू सीएसए के इक्वल होगी। जैसे कल एक क्वेश्चन किया था ना, वो बहुत लीगल क्वेश्चन था। तो इसमें भी एलएसए होगा और एलएसए किसके इक्वल होगा? और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? सही है, अच्छी बात है, सही। अब आगे देखो, तुम्हें डेका समझ में आ गया। अब डेका के बाद क्या समझना है? डेसी समझो, सिंबल ऑफ डेका एंड डेसी। चलो, डेका को डीए बोला जाएगा, डेका मीटर को क्या बोला जाएगा? डीए। और डेसी को भी समझो, डेसी को डी बोला, डेसी को सिर्फ डी, और डेका को क्या बोलोगे? इसको अमेंड कर लो, डी, इन दोनों में। अच्छा बोलो 1 डेसीमीटर क्या होगा? तब कैसे करोगे? 1 डेसीमीटर, और इसे क्या बोला? 1 डेकामीटर। इट इज 1/10 ऑफ 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्या होता है? वास्तव में इसे 1 cm भी बोलते हैं। क्या ये 1/100 है ऑफ 1 मीटर? 1/100 कितना होता है? 0.01 मीटर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। उल्टा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 सेंटीमीटर इधर 1 मीटर, ऐसा भी तो कर सकते हो। 100 से इधर भी करो, 100 से इधर, 100 हो जाएगा कि नहीं? 1 मिलीमीटर कितना होता है? इट इज 1 mm, 1/1000 ऑफ 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, जो चीज किसी को मीजर करती हो उसमें भी मीटर लगता है। जैसे वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मीजर करता हो उसमें भी मीटर लगेगा, और जो यूनिट है उसमें भी मीटर लगेगा। लेकिन दोनों में फर्क है। मीटर की जरा स्पेलिंग देख लें। जब कोई इंस्ट्रूमेंट में मीटर लगेगा तो TER होगा, और यूनिट में लगेगा तो METR। इस स्पेलिंग को गलत ना करें, कुछ लोग करते हैं इसलिए बता दें, ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बता दें, यहाँ पर कि किलोवाट। अब तुम्हें किलो का मतलब तो समझ में आ गया ना? किलो क्या चीज होती है? 1000 टाइम्स ऑफ कर दिया किसी से। अगला देखो, एग्जाम्पल 10.7 देखो। 2 लड़कियां हैं और दोनों क्या कर रही हैं? रस्सी पे चढ़ रही हैं। एक सीता है और एक गीता है, और दोनों लोग इस पर चढ़ रही हैं रस्सी पर। टोटल हाइट रस्सी की कितनी है? ऐसा कुछ दिया क्या? ये तो नहीं दिया, लेकिन दोनों इक्वली चढ़ रही हैं। ये रोप क्लाइंबिंग है। चलो
दोनों का वजन 40 किलो होगा, लेकिन वो 400 न्यूटन लिख रहा है। इसका मतलब है कि जितना वो फोर्स लगा रही वही दे रहा है। तो ये कितना फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर? 400 न्यूटन। और दूसरी वाली भी कितना लगा रही है? 400 न्यूटन। अब देखो, पहली लड़की ए कितना सेकंड लेती है चढ़ने में, और जबकि दूसरी लड़की कितना सेकंड लेती है। इस रोप की लेंथ कितनी है बताओ? 8 मीटर। दूसरी रोप की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। ए लड़की कितना सेकंड ले रही है और बी लड़की कितना सेकंड ले रही है? बताइए साची। 20 सेकंड और B 50 सही है। देखो इसका टाइम कितना है? 20 सेकंड, और इसका टाइम क्या है? 50 सेकंड। क्या आप बिना कैलकुलेशन के मुझे बता सकते हैं पावर किसकी ज्यादा है? हम कितनी है ये नहीं पूछ रहा हूँ, बस किसकी ज्यादा थी? करेक्ट। आप भी बोलो। एक दोनों में विचारों में अंतर, तभी ये आगे पीछे बैठे। अब एक जैसे विचार होते साथ साथ बैठती। अब जरा देखो, वो कह रही है साची की जो धीमे चल रहे उसकी पावर ज्यादा है, और ये कह रही है जो तेज चलेगा उसकी पावर ज्यादा। किसकी बात सही क्या जाने? ये कह रही है जितना धीमे चलेगी उतनी पावरफुल है। तो ऐसे गज चाल चलती रहे, और एक है दौड़ के चल रहा है, तो बोल नहीं जो गज चाल चल रहा है वही तेज है, क्योंकि जो गज है वो मस्ती में चलता है। अब ये साची एक है, नहीं क्या पता कौन सही बोल रहा, इसको कैलकुलेट करके पता लगाना होगा, क्योंकि दोनों ही क्लास में धुरंधर है। चलो अब आगे की बात देखी जाए। नाउ ए गर्ल एंड बी गर्ल दोनों का वर्क डन भी निकालो और पावर भी निकालो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू प्लेस करो निखिल। फोर्स 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, 8 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करो। 3200, 3200 न्यूटन मीटर को ही तो क्या कहते हो? जूल। न्यूटन मीटर ही जूल है, उसे जूल बोल दो। इसमें भी निकालो। फोर्स इनटू 400 न्यूटन का इसने भी फोर्स लगाया। 8 मीटर ये भी चली, तो इसने भी कितना काम किया? काम तो दोनों ने इक्वल किया। अब लेकिन पावर निकालो। पावर का क्या फार्मूला है? वर्क अपॉन टाइम। तो पहले वाले की पावर ऑफ ए दैट इज वर्क अपॉन टाइम ऑफ ए। कितना टाइम लिया? ए लिखना चाहो लिखो, नहीं तो अलग अलग तो कॉलम बना दिया। दैट इज 32 और टाइम कितना लिया है? 20 सेकंड्स। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 2 से इसे कट करो। 160 वाट। बी की पावर निकालिए। 50 सेकंड, W by D 3200। लेकिन इसने कितने सेकंड लिए हैं? 5 से इसे कट करो। 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 64 वॉट। तो इसमें किसका पावर ज्यादा आया? गर्ल ए हैज एग्जिबिटेड मोर पावर। गर्ल ए ने ज्यादा पावर दिखाई। ए हैज शोन मोर पावर। वो जल्दी जल्दी चढ़ गई। अगला देखो सवाल। पावर एक्सपेंडेड है, आप एक्सपेंडेड वर्ड भी लिख सकते हो। एग्जांपल 10.8 देखिए। एक बॉय 50 kg का है और वो सीढ़ियां चढ़ जा रहा है। कितनी स्टेप्स हैं? 45 स्टेप्स हैं। और वो इस पे चढ़, बहुत ज्यादा है, मैंने कम बना दी, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे चढ़ रहा है। ना अब 45 एक स्टेप की हाइट कितनी है? कितने की हाइट बताओ? 15 सेकंड, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हुई? 15 into 45,
दैट इज टोटल हाइट, और ये 45 स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टेप्स 45 into height of one step, 6 height of one step तो ये कितना होगा टोटल करने 675 में? 675 वाला हाँ सर 675 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि यूनिट मीटर होती है। तो ऊपर लिखो 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 675 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 मीटर। ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये h की वैल्यू। अच्छा, उस बॉय का वजन कितना है तो वो मस्कुलर फोर्स कितना लगाएगा? सो मस्कुलर फोर्स exerted by boy is equals to its own weight। जितना उसका वेट है उतना ही तो मस्कुलर फोर्स लगाएगा। तो मस्कुलर फोर्स देखिए आप, ना देखिए इस चीज को, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉय, उसी के अपोजिट लगाएगा लेकिन उतना ही लगाएगा। तो वेट ऑफ बॉय दैट इज mg, 50 किलो का है, जी कितना ले रहा है? 10 ले लो। इट इज 500 न्यूटन। फोर्स भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। अब वर्क डन निकालो। वर्क डन में कैपिटल W लिखा जाएगा और वेट स्मॉल रहता है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया 500 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो गया 6.75 मीटर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो कुछ पता चले। 2 जीरो तो डेसिमल से चले जाएंगे, बट तुमको 500 से करो। और ये 2 जीरो यही डेसिमल लग गया, 3375। तो 3375 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, जूल इसकी यूनिट है। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। इसने 3375 और 9 सेकंड में वो इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ गया। 9 से डिवाइड करो, तो 9 से 3375 को डिवाइड करिए। 9 3 जा तो 67, 63 और 45, 9 5 जा तो दैट इज इक्वल्स टू 375 वॉट। तो पावर ऑफ दैट बॉय, चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पावर ऑफ 375 वॉट। जो आंसर शीट दी गई है वो जमा कराएं साइन करके। 2 बच्चों ने कराई और लोग करा दें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is power? साक्षी, पावर क्या है? Rate of doing Rate of doing work. work. Define one word. 1 joule of work is done in 1 second. Then the power of that device. Then the power of that device is. पूरी बात समझ आ गई? अब अगला थर्ड क्वेश्चन देखो। Now, थर्ड क्वेश्चन देखिए इन टेक्स्ट का। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? तो लैम्प
अगर ये लैंप चल रहा है तो वो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है जो मेन जाना है। लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी। तो 1000 जूल एनर्जी लैंप कहाँ से ले रहा है बताओ। ये लैंप मान लीजिए जल रहा है तो लैंप कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ले रहा होगा। ये प्लग लगाया, इससे लगा दिया सप्लाई, और इससे ये कितनी एनर्जी उसने ली 1000 जूल एनर्जी ली। कौन सी एनर्जी ली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उससे उसने लाइट एनर्जी में बदल दिया। इतनी एनर्जी उसने कितने सेकंड में ली? तो कह रहे हैं इस लैंप की पावर बताओ। ये जो लैंप है इस लैंप की पावर क्या हुई अगर वो इतनी एनर्जी इतने सेकंड में लेता है। तो दैट इज पावर ऑफ लैंप। इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी उसने एनर्जी ली हो, एनर्जी और वर्क तो एक ही होता है ना। जितनी एनर्जी लेगा उतना काम करेगा। और टाइम कितना लिया? तो उसने इतनी एनर्जी ले ली 10 सेकंड में ले ली। तो इसकी पावर लैंप की कितनी हुई? 100 वॉट। ये कितने वॉट का लैंप हो गया? 100 वॉट। जूल पर सेकंड बोल सकते हो। एवरेज पावर क्या होती है? यस, टोटल जो भी है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो एक मजदूर आपने अपने घर में लगाया, घर बन रहा है आपका, तो पूरे दिन में वो एक जैसा काम नहीं करेगा। पूरे दिन एक जैसा काम नहीं करेगा, थोड़ा आराम करेगा, थोड़ा काम करेगा, लेकिन उसने दिन भर में कितना काम किया? 8 घंटे काम करेगा। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो उसकी एवरेज पावर। मान लो तुम बहुत बड़ी 1000 सीढ़ियां चढ़ रहे हो कहीं जाके, बहुत ऊंची जगह है, तो तुम एक साथ नहीं चढ़ोगे कि चढ़ोगे फिर बैठोगे फिर चढ़ोगे। आपने टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़ी, कितने समय में चढ़ी, डिवाइड करो। सो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक्सरसाइजेज में आइए। नाउ 6th क्वेश्चन देखो। 5 तक का कोई छूटा है तो बता दो, या नहीं समझ में तो भी बता दो, फिर से मैं उसे करा दूंगा। 5th तक में देखो कोई क्वेश्चन है ऐसा लगता हो तुमको? चलो 6th क्वेश्चन देखिए। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, मान लो ये बॉल ही नीचे गिर रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे है बताओ? क्या मैक्सिमम यहीं पर है? ये करो। और जैसे जैसे हाइट कम होगी तो क्या इसकी पोटेंशियल, ये पेन यहाँ है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि इधर आ जाए तब? यहाँ। तो जैसे जैसे ये पेन या बॉल गिरेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी दिग्विजय। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी? क्वेश्चन तुम्हें हिसाब बताओ। जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है तो उसकी पोटेंशियल, भाई हाइट कम होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। ना मास कम हो रहा है ना जी कम हो रहा है, कम क्या हो रही बताओ? अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो हाइट ही कम हो रही है, और नीचे आते आते ep कितनी हो जाएगी? mg इंटू 0, क्योंकि h ही खत्म हो गया इसका। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई बोलो? क्या हो गई? आरिश कहाँ गई? क्वेश्चन पूछ रहा है प्रभात, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी हैज गॉन? दैट इज दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन
काइनेटिक, जितना इसमें लॉस है वो ये इंटर कन्वर्टेबल है, उतना ही उसको क्या मिलता जा रहा है, क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली तुमने देखा था ऊपर mgh था, जब हम उसको प्रूव कर रहे थे फार्मूला, नीचे फिर mgh हो गया, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई थी कि नहीं। तो क्या लिखोगे बोलो, जितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, अगर 10वीं मंजिल से नारियल गिर रहा है तो नीचे आते तक उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं, 10वीं मंजिल से गिरा लेकिन नीचे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म, बट उतना ही गेन किस में हो जाएगा। तो यही वो पूछ रहा है कि व्हेन समथिंग फॉल्स its potential energy decreases, where the energy has gone, and you are saying that energy can neither be created nor be, तो कहाँ गई एनर्जी। the potential energy is loss in potential energy will be gain in kinetic energy, ये लिखना। तो लिखो no, this does not violate the law of conservation of energy, no, this does not violate, ये उल्लंघन नहीं करता, does not violate the law of conservation of energy. The loss in potential energy is equal to, ये किसके इक्वल है, the gain in kinetic energy। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 भी हो गया है कि अगर आप पत्थर को हिलाने का प्रयास करते हो तो जो मस्कुलर फोर्स है थोड़ी बहुत तो हीट एनर्जी में बदलेगा, क्योंकि जब आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो तो आपकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, वार्म अप हो जाती कि नहीं, और थोड़ा उसके डिस्टॉर्शन में पत्थर में थोड़ा क्या होगा, जैसे टेम्परिंग होनी है, बॉल को लोग उंगली से ऐसे करके वो करते हैं कि फिरकी आ जाए उसमें, दैट इज स्पिनिंग। तो टेम्परिंग में, दैट इज टेम्परिंग ऑफ रॉक में चला जाएगा कुछ, आपकी बॉडी के अंदर ही आपकी मस्कुलर एनर्जी, मसल्स में फ्रिक्शन होता है जब ऐसे ऐसे करते हैं, तो अंदर ही फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी भी जनरेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आशना, ए सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो कुछ और बातें बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 समझने के लिए थोड़ी बातें आपको समझनी होगी, ये यूनिट क्या होती है। चलो देखो इस चीज को, तुमको अभी एक क्वेश्चन कराया था, यहीं पे देखो, बताओ पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी उसने वहां से एनर्जी ली और डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा होता है नहीं। तो बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताओ, पावर इनटू होता है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताओ, इट इज पावर। अच्छा, ये जो डिवाइस है ये 10 वॉट की, ठीक है, ये जो पंखा है ये 100 वाट का है, ओके। इसके अलावा जो तुम्हारे घर का कूलर है वो 500 वाट का, 500 वाट का, और जो तुम्हारे घर की आयरन है वो 1000 वाट की, कितने की है, सही है। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बल्ब 1 वॉट का है, है नहीं है तो 10 वॉट का, लेकिन अगर मैं कहूं 1 वॉट का, इसका मतलब है वो हर सेकंड यहाँ से कितनी एनर्जी ले रहा होगा, 1 वॉट का है। वॉट का मतलब तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे कह रहा हूं ये बल्ब 1 वॉट का है, तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि 1 जूल पर सेकंड। तो बताओ प्रियांशु को, वो 1 सेकंड में जो बल्ब 1 वॉट का है, मेंस से कितनी एनर्जी ले रहा होगा, 1000 वाट का होगा तो कितनी लेगा हर सेकंड, और जो 100 वाट का है वो 1 सेकंड में कितना लेगा, जितने वाट का है उतने, क्योंकि वाट का मतलब ही जूल पर सेकंड होता है। ये बात समझ आ गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर मान लीजिए 1 किलोवाट की कोई चीज और 1 घंटा चले,
1 किलोवाट की तुम्हारे घर की प्रेस है, अगर तुम प्रेस लगा लो तो वो प्रेस कितना एनर्जी लेगी? दैट इज 1 किलोवाट की होती। कितनी होगी? 1 किलोवाट का मतलब तुम समझते हो आशीष, 1000 जूल हर सेकंड ले रही है। 1 किलोवाट का क्या मतलब होता है? 1000 वाट होता ही नहीं। अगर तुमने घर में 1 किलोवाट की प्रेस 1 घंटा चलाई तो तुम्हारे बाहर की जो रीडिंग है 1 बढ़ जाएगी, और उसे 1 यूनिट कहते हैं, उसमें 1 डिजिट आगे बढ़। तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट इनटू आवर। मेरा कहने का मतलब है इफ एन एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर देन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर। कितनी हो जाएगी? या 1 यूनिट हो जाएगी। इसी को 1 यूनिट कहते हैं। बोलो, बात समझ आ गई? तो 1 यूनिट की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल बोर्ड सप्लाई बोर्ड। जो यहाँ पर ये जोधपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड है ना, इसका 10 रुपए ले लेगा। तुमने 1 घंटे प्रेस चला ली, 10 रुपए दे, बिजली का बिल आ गया। ऐसा करके तुम अपने मंथली में 200 यूनिट चलाते हो। ये तो 1 घंटे चलाया। एक परिवार एवरेज कितने यूनिट खर्च कर देता है? 200 यूनिट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 रुपए बिजली का बिल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर से समझो, 1 यूनिट क्या है रोहित? इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, कितने पावर वाला? 1 किलोवाट। ये 2.5 किलोवाट का है। ये कितने का है? इसको 1 घंटा चलाते हैं तो 36 रुपए हमको देना पड़ता है, और उस वाले को चलाते हैं तो 24 रुपए देना पड़ता है। वो थोड़ा कम किलोवाट का है, वो 1.5 किलोवाट का है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अलग अलग एप्लियंस के अलग अलग पैसे हैं। सही है? ये देखो 1 यूनिट की डेफिनेशन समझो। 1 यूनिट की का दूसरा नाम क्या है? बोलो। 1 किलो वाट आवर। इसको एक ही चीज है, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है? क्या 1 किलोवाट आवर ही आ रहा है? सो इफ अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट is run for 1 hour, then the electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour or 1 unit. सही? देखो इस चीज को, if a device of power 1 kilowatt is, सेंटेंस पूरा करो रोहित। If a device of power 1 kilowatt is using 1 hour, yes runs for 1 hour, then आगे बोलो। then 1 kilowatt hour is used. यूज ऐसे तो नहीं बोलो, मोहित आप बोलो। then हाँ बोलो। Then electrical energy is 1 unit. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कितनी बिजली खर्च हुई? देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 यूनिट, या फिर उसे क्या कहते हो? 1 किलोवाट आवर, या फिर उसे क्या कहते हो? 1 किलो। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस 10 रुपीज पर यूनिट। कितना चार्ज? कितना? 1 यूनिट बिजली तुमने खर्च कर दी, प्लस 1 घंटे जला ली, तो कितना रुपया तुमसे लेगा? एवरेज है, वरना केजरीवाल सरकार तो 9 रुपए भी लेती थी, दिल्ली वाली। 9। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस 10 रुपीज पर यूनिट। आगे की बात करो। किलोवाट तुम समझ गए? क्वेश्चन में कितनी यूनिट दी गई बताओ? यूनिट तो तुम समझ ही गए होगी क्या होता है। और तुम्हारे घर के बाहर ऐसा मीटर लगा है, कभी बाहर जाके देखा है? तो उसमें ऐसे यूनिट्स आती हैं, जैसे 2, 4, 5, और जो लास्ट वाला है वो तेजी से रन करता है, उसको काउंट नहीं किया जाता, वो रेड से होता है, उसमें उसके डिजिट भागते रहते हैं, इसे नहीं माना जाता। यही यूनिट है। सही है ना?
वो लगातार थोड़ी देर में देखोगे बदले, जब वो 10 हो जाएगा तब यहाँ 1 यूनिट होगी। ये 0.1 यूनिट है, किसे नहीं माना, यही ब्लैक वाले माना, ठीक है। ये तो घूमता रहेगा, वो ये दिखाने के लिए हाँ भाई तुम्हारा मीटर चल रहा है। चलो जितने रीडिंग होगी, मान लो तुम्हारी पिछले महीने की ये रीडिंग है और अगले महीने जब तुमने देखा तो तुम्हारे इसमें 345, इसको तो छोड़ ही दो, ये कोई रेड से होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, उसको मापते ही नहीं है। कभी 0 भी आ जाएगा, कभी 1 भी, 0 भी आ जाता होगा इसमें कभी। तो बताओ कितना पैसा तुमको देना पड़ेगा बिजली के बोर्ड, तुमने 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च कर ली और कितना पैसा दोगे वहां जाकर, बोलो। 100 यूनिट तुमने कंज्यूम कर ली, क्योंकि ये जो बिजली का बिल था ये तुम्हारा 30 सितंबर का था और ये कब का हुआ, 31 अक्टूबर का। 1 महीने में आपने 100 यूनिट, इसका डिफरेंस निकालो, रेड को छोड़ दो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट कितनी होती है। ऐसा एक क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ, बुक में ही है। तो चलो अब मुझे बताओ यूनिट्स कंज्यूम, मंथली कंजम्पशन बताइए आप। मंथली कंजम्पशन it is equals to final reading minus previous reading या initial reading। तो ये है 345 और ये है 245, तो कितना हो गया, 100 यूनिट्स तुमने बिजली खर्च कर ली। अगर देखोगे ये तुमको नहीं करना, ये तुम्हारे पापा हर महीने कर लिया करते हैं, ठीक है। तो बोलो अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हुआ। इट इज रेट इनटू यूनिट्स कंज्यूम। तो रेट कितना है बताओ, ₹10 पर यूनिट। यही तो बिजली बोर्ड तुमसे चार्ज करता है, लेकिन तुमने कितनी यूनिट खर्च की, ये कॉमर्शियल इसकी है यूनिट्स में वो लोग मांगते हैं। क्योंकि अगर एक गांव वाले से कहो किलोवाट आवर, तो वो उल्टे ही पुल्टे बोलेगा, इतना कठिन सेंटेंस ही नहीं बोल पाएगा। वो किलो पार्ट आवर बोलेगा तो वो इतना कठिन बोल पाएगा एक किसान, उससे बुलवाया जाए उसके ऊपर पनिशमेंट हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि पता नहीं क्या है, क्या बुलवा रहे हैं। सही है, तो उसको एक सरल वर्ड दिया गया, भाई यूनिट बोलो, तुम्हें क्या लेना देना क्या है। सही है, क्योंकि एक किसान से भी तो पैसा लेना है, इसलिए ऐसा किया गया। अच्छा 100 यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कट गया और उसका बिल कितना आया बताइए, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। बोलो बात समझ आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9th। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 9th क्वेश्चन है, सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना है, यूनिट्स 250 यूनिट्स। इतनी बात तुमको पता चल गई। अच्छा एक बात और बताओ कि 1 किलोवाट आवर ही को तुम क्या 1 यूनिट कहते हो, बोलो। इतनी बात समझ आ गई। 1 यूनिट को 1 किलोवाट अभी थोड़ी देर पहले कराया था, और 1 किलोवाट आवर को क्या तुम 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कहते हो। देख लो वहीं से, देखो वहीं लिखा है 1 किलोवाट को तुम क्या कहते हो, 1000 वाट, और 1 आवर को क्या कहते हो। और क्वेश्चन क्या है बताइए, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। इसको किसमें तुम्हें बदलना है, जूल। तो बोलो मैंने इसको किसमें लिखा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट को क्या लिखा, 1000 वाट, और इसको 1 आवर को तुम्हें मालूम है 3600 सेकंड होते। वाट को रोहित तुम क्या कहते हो, हाँ बोलो बिना, एनर्जी। करेक्ट। जैसा कि अभिनव ने कहा सर इसे आप जूल पर सेकंड लिख दो, क्योंकि वाट को क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड। इन्होंने कहा एनर्जी ना बोल देना, क्योंकि पावर एनर्जी थोड़ी होती है, पावर होती है और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तुम
एनर्जी में टाइम से डिवाइड करते हो तब वॉट आता है। तो कभी ये ना समझ लेना कि वॉट एनर्जी है, वॉट रेट है, उसमें टाइम से डिवाइड करने के बाद होता है जूल होती है एनर्जी। जब जूल बोले तो एनर्जी बोलो, वॉट बोले तो पावर बोलो। अब इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ मैंने वॉट को जूल पर सेकंड लिखा है और सेकंड से सेकंड को कट कर दो तो ये कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर? इतने जूल। या फिर कितना आता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये क्वेश्चन तुमको अपने अगले क्वेश्चन स्कूल के टेस्ट पेपर में हमेशा मिलेगा कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। जब तक तुम फाइनल एग्जाम दोगे 3-4 बार ही पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है बताइए? कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। लिख लो इसको, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो ये तो तुमको समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाए, इतने यूनिट में कितना जूल? बोलो 250 यूनिट्स। इट इज इक्वल्स टू 250 टाइम्स ऑफ 1 यूनिट। और 1 यूनिट को अभी अभी तुमने क्या कहा है? क्या 1 किलोवाट आवर का? देख लो 1 यूनिट ये एक ही चीज है और इसकी वैल्यू तुमने क्या निकाली? तो ये निकाली, ये रख दो इसकी जगह। इतना रख दो, नहीं तो इसमें भी रख सकते हैं। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब मल्टीप्लाई करो, दैट इज 250 इंटू 3.6 9 आ गया और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया? 900 10 टू द पावर 6 जूल। अब 2 जीरो उसमें शिफ्ट कर दो। 9 कितना आएगा? 8 आ जाएगा क्योंकि यही 100 है। 100 जरा इसमें चढ़ाओ 6 पे तो कितना आ जाएगा? कितनी बात समझ आ गई? दिस मच इज जूल। ना कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी है। डिफाइन करो पावर 1 वॉट 1 यूनिट न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर into joule. Convert 250 units into joule. Now that is Mohjeet runs, ठीक है, steps up 45 steps, each 15 centimeter high in 9 seconds. 9 सेकंड में चढ़ लेता है. Weight of Mohjeet is 50 kg. If G is equals to 10 meter per second square, find power of Mohjeet.